जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध सफारी है। अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया। उसका पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है। तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं है कोई। सर, नेचुरल सफारी, ये क्यूरेटेड सफारी तो विश्व की सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, लेकिन वो सारी कंसल्टेशन चल रही है। जब ये बनकर के सारा प्रारूप इसका तैयार होगा तो हमारे सामने वो आएगी। तो इस सफारी के संबंध में कुछ विषय जो जानकारी के लिए आपको मैं बताता हूं। इसमें हमने अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहां रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहां रहेंगे ताकि वहां पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो है इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहां इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियां कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं, लेकिन मछलियां या मगरमच्छ, इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहां रहेगा ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीजें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी प्रदर्शनियां उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटैनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहां प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट एक इस प्रकार से ही रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का ये प्रारूप ये निकल करके आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नजदीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहां के इलाके के आसपास के गांवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें
गांव जो आते हैं गैरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बारगुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। अरावली फाउंडेशन की एक स्थापना की जाएगी। उस फाउंडेशन के माध्यम से पूरी परियोजना केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य भी कोई इसमें स्टेक होल्डर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, उसका भी हम अभी खुला रखा हुआ हमने इस सारे विषय को लेकर के, और ये बनाया जाएगा इसका अध्ययन करने के लिए। और इसका जो प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, उसको भी हमने जिम्मे लगाया है, उनसे भी इसका अध्ययन कराया जाएगा, उससे सहायता ली जाएगी। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38, सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी, ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्था है वो सब करेंगे। ऐसा अभी तक योजना बनाई जा रही है कि पक्षियों की 180 प्रजातियां, जो सामान्यतः अभी भी जब आसपास की जो लेक्स हैं, विदेश की बहुत सी प्रजातियां वहां आती हैं मौसम के हिसाब से, साइबेरिया तक, रशिया तक, सारी प्रजातियां, अफ्रीका से भी कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो क्या उसको बोलते हैं, प्रवासी पक्षी, माइग्रेशन। तो उनकी जो माइग्रेशन होती है, मैमल्स और जो स्तनधारी वन्य जीव होते हैं, उनकी भी 15 प्रजातियां ये इसके अंदर होंगी। रेप्टाइल्स और जमीन पर रेंगने वाले, पानी में रहने वाले पशु, ऐसी 29 प्रजातियां ये चिन्हित की गई हैं जिसके अंदर होंगी। तितलियों की 57 प्रजातियां ये इसमें होंगी। तो ये एक प्रारंभिक जो इसकी स्टडी है ये सब हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से, यानी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो कंपनसेटरी इसका जो अमाउंट वो मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का, उसको डिफॉरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हरियाणा को कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में हम कुछ फॉरेस्ट एरिया बना दें और वो डिफॉरेस्ट एरिया हो जाए, तो उसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो हरियाणा को दे सकते हैं। उसी के कारण से ये इतना बड़ा सफारी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका तैयार होगा, ताकि इसको फॉरेस्ट एरिया में वो कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसमें इस सफारी बनाने के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। मित्रों, इसी प्रकार जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहाँ लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है, और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में, सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया, उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाएं। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। तो 4 रोड शो, ये चौथा रोड शो इसमें था। और इस दिन जो हमारी यात्रा में इस विषय को लेकर के, ग्लोबल सिटी को लेकर के जो वहाँ पर कंपनियां आई, 13 कंपनियां, उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियां जो हैं वो वहाँ पर आई हैं। अब उनके बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं बता सकता हूँ कि दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, DP वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डॉलंड्स प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS,
तो ऐसी ये 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहाँ हैं। एमआर खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ है, तो उस एमआर के जैसे हमारे गुरुग्राम में हम डीएलएफ कह सकते हैं, इस प्रकार का एमआर ग्रुप है। एमआर ग्रुप गुड़गांव में भी काम कर रहा है, देश के दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ आए थे, सब ने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक, उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे, और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, एफएमसीजी का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, 12% इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहाँ की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA, इन्होंने भी, और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हमारा नांगल चौधरी है, और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट, इसका भी उत्साह दिखाया कि वहाँ हिसार में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे ही आलडार ग्रुप जो है, आलडार ग्रुप ये भी बड़ा ग्रुप है अबू धाबी में, इन्होंने भी ग्लोबल सिटी में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। वहाँ के जो सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है, और उसमें भी उन्होंने ये जो नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब जो है, लॉजिस्टिक हब, इसमें रुचि दिखाई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इक्विटी भी कर सकते हैं। वो इक्विटी शायद मेजॉरिटी इक्विटी मांगते हैं, मेजॉरिटी इक्विटी वो ले करके और अपनी प्लानिंग से उसको चला सकते हैं। हमने विचार करना है कि उनको मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो उसको हम दे सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट उनका अपने लेवल पर हो जाएगा। एक हमने वहाँ जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने हमने विषय रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर हैं वहाँ, उनको भी लेकर के गए थे, ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के, दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन्स की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है, सब लोगों ने कहा कि सेकंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ अभी पहुँचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए, कि अभी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो
पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको वहाँ भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये जो हमारा ट्रिप है, वास्तव में ये एक मिशन विशेष को लेकर के हम गए थे, और दोनों दिन, पहले का लगभग 1.5 दिन और ये 2 दिन, 3-3.5 दिन में हमने कोई 800 किलोमीटर की जर्नी की। यानी इस दूसरे ट्रिप में 45 घंटे में 500 किलोमीटर की जर्नी अबू धाबी और ये हमारा दुबई, और पहले वाले में शारजाह और दुबई, ताकि हम ज़्यादा उपयोग अपने इस विजिट का कर सकें। पहले ट्रिप में हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसका आयोजक था, क्योंकि शहर सफारी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से होनी है। दूसरे डिपार्टमेंट में HSIDC, इस डिपार्टमेंट ने इसका अरेंज किया था, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो ग्लोबल सिटी है, इसका सारे का जो निर्माण है वो HSIDC के माध्यम से होना है। तो इस के नाते से टारगेट हमने ये रखा है कि जो पहले फेज की 1000 एकड़ में से जो लगभग 250 एकड़ का पहले फेज की ऑक्शन ग्लोबल सिटी की हम नवंबर एंड तक कर देंगे, ताकि इस काम को हम एक मूर्त रूप दे सकें और ये आगे बढ़ सके। मुख्य विषय आज के इस चर्चा का यही था। हाँ, लेकिन एक विषय जो इस समय करंट का है वो हमारी प्रोक्योरमेंट है, उसकी जानकारी भी मैं समझता हूँ आपको मिलनी चाहिए, ताकि वर्तमान में सब मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। 4 अक्टूबर तक, 5 की तो कल छुट्टी रही होगी, लेकिन 4 अक्टूबर तक 8,17,000 मीट्रिक टन धान की ये खरीद हो चुकी है, और लगभग 10,000 मीट्रिक टन बाजरा, ये भी, अच्छा कल मंडियां खुली थी, अच्छा लेटेस्ट फिगर अब अलग आई है, 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा, थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है, ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। कोई अगर उसकी कोई अपील होगी तो ऊपर वो अपील भी कर सकेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से इस सारे काम को हम कर सकें, इस प्रकार का एक